अविनाश सर, फिर करना क्या है आज के सत्र में? शुक्रवार बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लोग पोजीशंस लेके तो जाना चाहते नहीं है तेजी की। आज क्या करना है सर बाजार में, जरा गाइड कीजिए इन्वेस्टर्स को। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग विकास। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में इतने सारे नेगेटिव्स हैं, तो बेटर इज आप थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके गेस्ट को सुन रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रूड नीचे आएगा। बट आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली वीकेंड को ही वो ट्वीट करते हैं और बाजार को उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो वीकेंड थोड़ा सा नॉर्मली एक डेंजरस दिन होता है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में तो गैप डाउन ओपनिंग ही होगा, बिकॉज $100 के ऊपर क्रूड गया है। आई थिंक ये डेफिनेटली नॉट ओनली इंडिया की इकोनॉमी के लिए लेकिन ग्लोबली भी एक नेगेटिव है। और कहीं ना कहीं सारे सेक्टर्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इससे इम्पैक्टेड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो नतीजे कल आए हैं इन्फोसिस, इंडिगो, ये तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गए। कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनकी थोड़ी बहुत पिटाई आज होगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फोसिस के नंबर थोड़े से उम्मीद से बेहतर आए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक्स पे तो नेगेटिव बायस से ही स्टॉक्स ओपन करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो अभी मार्केट फंडामेंटल्स को देख नहीं रहा है। नंबर्स जो भी आ रहे हैं वो डेफिनेटली इन लाइन और बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है, बट मार्केट अभी यही सोच रहा है कि अगर 100 या $120 क्रूड होता है तो उसका इम्पैक्ट Q2 के अर्निंग्स पे क्या कैसे रहेगा, क्योंकि Q1 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आई थिंक मार्केट्स अभी जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर के लिए थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि अगर क्रूड नीचे नहीं आता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो मोमेंटम है वो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए इम्पैक्ट होगी। तो आई थिंक इट इज वेट एंड वॉच। कोई जल्दबाजी ना करे, मेरे ख्याल से मार्केट को ओपन करने के बाद थोड़ा सेटल होने दे। होपफुली मार्केट सेटल होना चाहिए, बट कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज अगर ऑयल के फ्रंट पे आता है तो आपको शायद कमिंग वीक में थोड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक ही रहिए, और ब्रॉडर इंडेक्स पे तो लग रहा है कि नेगेटिव बायस ही चलेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ब्रॉडर इंडेक्स पर नेगेटिव बायस ही चलेगा। स्टॉक्स में आप निश्चित तौर पर रखिए ध्यान। तो स्टॉक्स में कहां रखना है ध्यान, जरा वो भी समझ लेते हैं। सर, क्या व्यू है आपका इन्फोसिस के नंबर्स को लेकर? मार्जिन को इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, एक ही अच्छी चीज नजर आ रही है नतीजों में। मेरा आवाज आ रहा है अभिषेक आपको? अविनाश सर? या तो जी जी, आ रही अभिषेक मुझे सर, आ लगता रही है है। कि हाँ अभिषेक, मुझे लगता है कि नंबर्स डेफिनेटली मार्केट के उम्मीद से कम थे। अगर आप टीसीएस के या एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर देखें तो मार्केट शायद उन नंबर्स को ज्यादा पॉजिटिवली देख रहा था। कहीं ना कहीं इन्फोसिस की एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी थी। आई थिंक ये जो गाइडेंस थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम किया है, इसका असर मुझे लगता है शायद उनके एडीआर पे भी कल आया था। लेकिन आज मुझे लगता है स्टॉक सुबह थोड़ा सा वीक खुलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो यूएस का जो आईटी मार्केट है वहां पे ऑर्डर विन्स काफी स्लो आ रहे हैं। और ग्रोथ जो ट्रैक्शन अगर वो ट्रिम करते हैं तो उसका मतलब है कि जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर भी कोई बड़ा इमीडिएटली कोई बड़ा इंप्रेसिव नहीं आने वाला। तो मेरे ख्याल से अभी तो थोड़ा सा साइडलाइन पे ये स्टॉक को रखना चाहिए। मुझे लगता है कि सितंबर के क्वार्टर को आने दीजिए और उसके बाद थोड़ी क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से जितनी भी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुई थी स्टॉक के प्राइस में, वो रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी वाटर डाउन होगी। तो आई वुड स्टे अ लिटिल अवे। जिनके पास है वो होल्ड करे। ऐसा नहीं कि स्टॉक में कोई भारी पैनिक सेल ऑफ आएगा, बट ऊपरी लेवल को जाने के लिए और रीरेट करने के लिए ऐसा कोई बड़ा नंबर कल नंबर्स में आया नहीं। तो डेफिनेटली होल्ड है, बट फ्रेश बाइंग अवॉइडेबल है। ठीक है, होल्ड है लेकिन फ्रेश बाइंग अवॉइड है। ऐसी कोई री रेट वाला ट्रिगर निकल के नहीं आ रहा है इन्फोसिस के नंबर में। और अगर आप शेयर की चाल को भी देखेंगे तो सबड्यूड परफॉर्मेंस काफी ज्यादा रही है। और अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो अभी भी 35% नीचे आपको ये शेयर नजर आएगा। जरा बताइए सर, कैसे लगे नंबर आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के? आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज में जो भी नंबर्स आ गए हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड एएमसी की कंपनियां, ब्रोकिंग कंपनी जैसे ग्रो के नंबर्स आए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। जैसे जैसे आगे क्वार्टर्स FY27 के लिए होंगे, कैपिटल मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो नॉट ओनली ब्रोकिंग बट नॉन ब्रोकिंग बिजनेस से भी अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली इस रिजल्ट्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेगा और स्टॉक को आगे चल के रीरेट करेगा। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव रहेंगे।
प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। रचित जी, एक बार जरा वंदना स्फूर्ति की आप जरा चार्ट जरा चेक करके देखिए, क्योंकि एनआईआई में करीब करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफे की बात करें तो 16 करोड़ का मुनाफा है, ये कम लगेगा, लेकिन जब आपको मैं ये बताऊंगा कि नहीं 328 करोड़ का लॉस था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, तो थोड़ा आपको उत्साह जरूर बढ़ेगा। और एयूएम में हम देख रहे हैं कि लगभग 11% के आसपास की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। हालांकि शेयर ये नेगेटिव टेरिटरी में खुल रहा है और रीसेंट ट्रेंड भी कुछ खास ऐसे इसके रहे नहीं है। लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग जरूर देखने को मिली है। राय आपकी क्या होगी स्पंदना को लेकर? इस रीसेंट टाइम्स में इसने अपना 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज बहुत जल्दी क्रॉस किया था और एक मोमेंटम में था ये। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, अभी मार्केट कंडीशंस को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, बट जब तक 278 लेवल्स के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस मेंटेन कर रहा है, बैक बाय द अपडेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको 303 और 303 के बाद 314 लेवल्स दिखाने का ये दमखम रखता है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इस वक्त स्पंदना स्फूर्ति के स्टॉक पर। दो राय जरा एचईजी के शेयर पर लेना चाहेंगे। कल हमने देखा था कि अच्छी बाइंग आई थी एचईजी में, और इसके अलावा ग्रेफाइट में, दोनों एचईजी में बढ़िया तेजी अभी भी है। महीने भर में 20% से ज्यादा की तेजी हो गई है। अविनाश सर, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले जो स्टॉक्स हैं, मोमेंटम अच्छा रहा है इनका, जरा बताइए सर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या यहां से भी बाइंग की आप रिकमेंडेशन देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एचईजी का अगर परफॉर्मेंस देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा अप मूव जरूर देखने को मिला है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने अभी अपने ऑपरेशंस को डीमर्ज करने की बात की है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी जगह है। ग्लोबली मुझे लगता है कि जो पोजिशनिंग है इंडियन कंपनीज की, वो काफी स्ट्रांग है। अभी कोई सप्लाई प्रेशर नहीं है, प्राइसेस भी काफी स्टेबल है, और जिस प्रकार से डोमेस्टिक स्टील सेक्टर ग्रो कर रहा है, देखिए ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स ज्यादातर फर्नेसेस में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में यूज होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्रोथ आने वाले सालों में अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली एचईजी और ग्राफाइट दोनों स्टॉक्स अगर कोई खरीदना चाहे तो मेरे ख्याल से ऐसे कमजोर बाजार में थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में खरीद सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी एचईजी को लेकर। एक बार जरा आप देखिए, एलएनटी को लेकर एक खबर आ रही है कि 2,500 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की रेंज में इनको ऑर्डर मिला है। 3,750 रुपए के भाव हैं। हमने देखा था कि 33 रुपए के भी नीचे गया था एलएनटी, वहां से एक स्मार्ट रिवर्सल आया, 42 रुपए के ऊपर भी शेयर गया। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में चुनौतियां बढ़ी हैं, तो ये शेयर फिर से प्रभावित हुआ है और आज 1% की गिरावट के साथ कारोबार होते हुए आपको दिखाई देंगे। टोटल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 35% रेवेन्यू इनका अकेले मिडिल ईस्ट से आता है, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आय की बात करें तो 51% की रेवेन्यू आती है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से, और ज्यादातर कंसंट्रेशन इनका मिडिल ईस्ट में ही है। तो ये एक रीजन है कि आपको स्टॉक में ना थोड़ा सा प्रेशर नजर आएगा, लेकिन ऑर्डर बुक को लेकर कोई चैलेंज नहीं है। सॉलिड ऑर्डर बुक है एलएनटी की, लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। अविनाश सर, एक फंडामेंटल व्यू ही चाहिए एलएनटी पर। कोई अगर निवेशक है, क्या सही प्राइस पर है एलएनटी? बाइंग की आप रिकमेंडेशन देंगे? नहीं, देखिए अभिषेक, एलएनटी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और जैसे आपने कहा कि इनके जो ऑर्डर्स है ऑलमोस्ट 51% ग्लोबल है, 35% मिडिल ईस्ट से है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे रहेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर 12-18 महीने की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, इनकी एग्जीक्यूशन और डिलीवरी रिकॉर्ड बहुत एक्यूरेट है। तो मुझे लगता है कि खरीदने के लिए मौका अच्छा है। अगर आपको पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, और टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। मुझे लगता है मार्केट जिस प्रकार से वोलेटाइल है, हम ये एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि स्टॉक कहाँ बॉटम आउट होगा, बट डेफिनेटली अगर कोई टुकड़ों टुकड़ों में खरीदता है तो अच्छी खासी रिटर्न आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिलेगी। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इस वक्त एलएनटी पर इन पर्टिकुलर। लेकिन अविनाश सर, राय क्या होगी आपकी स्विगी के शेयर को लेकर? क्या करना चाहिए सर? अच्छा, ठीक है, अविनाश जी हमारे पास साथ नहीं है, लेकिन इस पर जरा अंशु जी से ही व्यू ले लेते हैं। एक्चुअली बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है अंशु जी कि फॉरेन ओनरशिप पर 49.5% की कैपिंग रहेगी,
और इसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर की आज पिटाई हो रही है। दिन के निचले स्तर पर 7% टूट गया शेयर। ये लोअर लेवल पर लेना है या फिर दूर रहें? सर अवॉइड करेंगे। इसके अगेंस्ट इटरनल में हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है और ये स्टॉक हमेशा वीक रहा है। 10-20 वीक मूविंग एवरेज में आके बाउंस बैक फिजल आउट होता है और नया लो बनता है, तो अभी भी वही दिख रहा है, नया लो आते हुए दिख रहा है। 235 इमीडिएट लो था, उसको प्रोबेबली ये स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो अगर इस सेगमेंट में प्ले करना है, इटरनल एनी डे ऑन डिप्स बेटर चॉइस है।